हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन हमेशा की तरह 30 में से 30 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सेशन जिसे बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग वो चल रहा है। ये तीसरा सेशन है। मैंने आपसे बात की अजम्पशंस के बारे में और मैंने आपसे कहा कि अजम्पशंस यानी कि पूर्व धारणाएं क्या होती हैं। एक सिक्के के दो पहलू, एक का नाम अजम्पशन यानी बोलने से पहले सोचना और दूसरे का नाम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। मैंने आपको 9 नियम ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, उनके सीखे बिना, उनके जाने बिना आज का सेशन आपको समझ में आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह सिक्के का दूसरा पहलू है कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। जरा देखिए एक बार ध्यान से, मैं आपके क्या कहना चाहता हूं। एग्जामिनर आपको परीक्षा में एक कथन देता है, स्टेटमेंट यानी क्या देता है बताइए, कथन देता है। यह उसके द्वारा दिया जाता है और दो चीजें मौजूद होती हैं। एक को क्या बोलते हैं हम, अजम्पशंस, जो हम ऑलरेडी 2 सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, और एक का नाम होता है कंक्लूजन्स। जिन बच्चों ने अजम्पशंस के दोनों सेशंस देखे हैं, स्पेशली पहला, क्योंकि पहला पूरे नियम सिखाता है, तो मैंने वहां 9 की 9 नियमों में हर जगह पर अजम्पशन के साथ स्लैश करके कंक्लूजन जरूर लिखा है, यानी वो नियम अजम्पशंस और कंक्लूजन्स दोनों पर लागू होते हैं। क्या मैंने सिखाया था, इस कथन से एक कदम पहले, एक स्टेप पहले, यानी कि मैं कह सकता हूं इसकी प्रीवियस स्टेप वो क्या कहलाती है, अजम्पशन, जबकि इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, अगली स्टेप जो है वो क्या कहलाती है बताइए, कंक्लूजन। यानी कि ये जो हमने पढ़ा, इसमें मैंने कहा 2 बातें। एक, नॉर्मल व्यक्ति कहने से पहले जो सोचे वो अजम्पशन है, और कुछ अनकही बातें। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में। नियम सारे मैंने सिखा दिए, प्रैक्टिकल में आज करवाऊंगा। कंक्लूजन का क्या मतलब है? अरे निष्कर्ष, किसका निष्कर्ष? अरे भाई, जो बोलता है उसका निष्कर्ष। बोलता कौन है? एक बात बताओ, जब 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हम एग्जाम में जब परीक्षा में बैठते हैं तो देखते हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट किसका है? हमारी नजर में वो एग्जामिनर का स्टेटमेंट है या वो किसी थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पता तुरंत लग जाए, कि इस स्टेटमेंट को देखते ही, पढ़ते ही पता लग जाए कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, वही निष्कर्ष होगा। इसको जानने के लिए देखो, जब अजम्पशन निकालते हैं ना, तो फिर चीजें सीधी सीधी और घुमा फिरा कर दोनों बोली जा सकती है। लेकिन जब निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो फिर चीजों को सीधा सीधा नहीं बल्कि घुमा फिरा कर कहा जाता है। जैसे देखिए, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर मॉक टेस्ट में टॉपर्स में से एक आता है। तो एक अच्छा टीचर वो उसके पेरेंट्स को इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि भाई मेरी तरफ से तो ये मान ही लो आप किसका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि असल एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं। तो ये जो टीचर है, इसके मन का भाव क्या है, क्या कंक्लूजन निकाले हम इसकी बातचीत का? इसकी कंक्लूजन का, ये बातचीत का मतलब निकलता है कि उस टीचर का ये कहना है कि भाई इतनी तैयारी करने वालों का तो अक्सर सिलेक्शन हो जाता है, ये वो कहना चाहता है, जबकि सिलेक्शन हुआ ही नहीं। एक बुरा एग्जांपल भी लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एलआर पढ़ रहे हैं तो हमें हर पहलू को टच करना भी चाहिए। देखो, एक ऐसा मरीज जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि उसके बचने की भी संभावना नहीं है, क्या डॉक्टर सीधा अटेंडेंट्स को बोलता है कि ये मरने वाला है? कभी नहीं बोलता। डॉक्टर क्या बोलता है कि हम इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, जबकि डॉक्टर अच्छे से जानता है कि उम्मीद है ही नहीं। यानी कि डॉक्टर की बातों से हम समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है कि यहां पर जो है उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन वो क्या कहेगा, इनडायरेक्टली कहेगा। जरा देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। मैंने इसमें करीब 18-19 प्रश्न उठाए हैं, उसमें से 4-5 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, जिससे मैं आपको पूरी कहानी समझा सकूं, और बाकी के सारे प्रश्न मैंने आपके एग्जाम्स में लेटेस्ट पेपर्स में आए हुए उठाए हैं। ये सेशन
बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपको बताऊं, आम जिंदगी में भी कोई व्यक्ति इशारों इशारों में आपसे क्या कह रहा है, यह आपको समझना चाहिए। कई बार हम किसी काम के लिए लगातार किसी को कहते चले जाते हैं, अरे यार, जबकि वो इशारों में मैं पहले ही कह चुका था, पहले ही दिन। हम उसके हाव भाव से, मार के बोलने के तरीके से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके जेस्चर से हम पता ही नहीं लगा पा रहे, फिर हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? हमें पता लगना चाहिए कि असल में सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर बात सीधे सीधे नहीं कही जा सकती। जरा देखिए, पहला प्रश्न, आज भारत में सबसे बड़ी जरूरत असाधारण विशेषज्ञ की नहीं, किंतु अच्छे प्रशिक्षित सामान्य डॉक्टर की है, जो उसके व्यवसाय के प्रति समर्पित हो। देखो, अजम्पशंस में मैंने चुनकर क्वेश्चंस उठाए। मैंने ऐसा प्रयास किया कि दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल मेरी नजर में जो आता है टाइप, वो छूटे ना। ऐसे मैंने नो नियम बनाए। ऐसे ही कंक्लूजन्स में भी मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं, जिनके अंदर मैंने ऐसी तैयारी की है कि कोई भी एक जो भी परिस्थिति बन सकती हो, ज्यादातर वो सारी इसमें आएंगी। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जिसका है, निष्कर्ष भी उसी का है, क्योंकि बोलता जो है वो ही तो सोचेगा कि क्या होना चाहिए, क्या कंक्लूजन उसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन हमारा दिक्कत क्या आ रही है, बोल कोई और रहा है और कंक्लूजन भी उसी का है, लेकिन पता हमें लगाना है। देखो, मुझे लगता है ये किसी का व्यंग है। वी डू नॉट नीड टुडे इन इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशलिस्ट, बट दोज ट्रेंड ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हु आर डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन। कोई अपने मन की पीड़ा, उलझन, व्यंग, परेशानी बता रहा है, नहीं चाहिए साहब, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नहीं चाहिए। अरे ऑर्डिनरी डॉक्टरों चलेंगे, ऑर्डिनरी एमबीबीएस, कम से कम अपने अपने काम के प्रति तो समर्पित हो। आपको सिखाने के लिए मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, ताकि चाहे हम 5 एग्जाम्पल करें, बट 5 ऐसे करें जिसमें सारा चैप्टर शामिल हो जाए। 100 कर ले तो भी नहीं हो तो क्या मजा है। मेरी बात सुनो, क्या ऐसा नहीं होता आजकल? ये जो कहना चाहता है उसके मन का भाव बताता हूं मैं पढ़कर, क्योंकि उसी का तो निष्कर्ष पता लगाना है। जैसे देखो, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स कैसे होते हैं कि आपने कहा साहब ये थोड़ा सा यहां पे तकलीफ हो रही है, उसने ढंग से देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, बोला एमआरआई सीटी स्कैन करा के लाओ, इतनी जांचें कराओ, ये इन्वेस्टिगेशंस कराओ, और उन इन्वेस्टिगेशंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उन्होंने सिर्फ यूं ही कराए हो। मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। मैं कुछ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं केवल, है ना, सारे नहीं है। सारे तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ तो गलत हो सकते हैं ना। अरे डॉक्टर ही क्यों, हर प्रोफेशन में हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे कई डॉक्टर्स बहुत अच्छे मित्र भी हैं, है ना, कुछ अच्छे रिलेटिव्स भी हैं, घर में हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा, अगर डॉक्टर थोड़ा सा 5 मिनट दे दे ना पेशेंट को, तो 90% जांचों की जरूरत खत्म हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। 2 वजह, एक तो पैसा, और दूसरी वो उनके पास टाइम ही कम है। वो चाहते ही नहीं, वो तो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, सुनो ध्यान से, रिजल्ट निकालते हैं। तो ये चाहता है कि डॉक्टर ऐसे हो, स्पेशलिस्ट ना हो चलेगा, बट काम के प्रति डेडिकेटेड तो हो। पहला निष्कर्ष, उच्च विशिष्टीकरण चिकित्सा शिक्षा के लिए जाने से बेशक सामान्य डॉक्टरों को समर्पण के साथ चिकित्सा पेशे के लिए बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड प्रमोट मेडिकल प्रोफेशन विद डेडिकेटेड ऑर्डिनरी डॉक्टर्स रादर देन प्रमोटिंग हाई स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हम क्या करें, ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हों, लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट करो जो अपने काम के प्रति क्या हो, समर्पित हो। यही तो इसके मन का भाव है। देखो, एलआर के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, आप अपनी नौकरी कीजिएगा, लेकिन उसको इस एंगल से नहीं कि सरकारी नौकरी और हम सेफ और सिक्योर है, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ेगा जो अपने काम को ईमानदारी से करना जानता है। क्योंकि हर क्षेत्र में ऐसी चीजें, आंधी तूफान और भरमार भरे पड़े हैं जहां पर सिर्फ औपचारिकताएं हो रही है। इतने एमबीए कॉलेजेस हैं जहां पर एमबीए करने के बाद बच्चे को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पढ़ने के बाद बच्चे को कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। तो फिर ऐसी चीजों का कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए चाहे चीज छोटी हो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपने काम के प्रति
समर्पित होनी ही चाहिए, यही इसका कंक्लूजन है। दूसरा, असाधारण विशेषज्ञ उनके व्यवसाय के प्रति समर्पित नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते साहब, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ पहला ही निष्कर्ष निकलता है। क्यों? आपने कहा कि ऐसा करो, ये ऑर्डिनरी डॉक्टर ही बढ़िया है असाधारण के बजाय, तो इसका यह मतलब थोड़ी है। हां, यह बात सच है कि असाधारण डॉक्टर कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे खराब हो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, यह गलत बात है। तो पहला निकलता है, दूसरा नहीं निकलता। दूसरा स्टेटमेंट, ए महाशय है, एक अधिकारी है तथा XYZ कार्यालय में कई लोगों के समूह के साथ भ्रष्टाचार के मामलों में कथित रूप से फंसे। मिस्टर ए, an officer is alleged to be involved in cases of corruption in office XYZ along with a group of persons। इन भाई साहब पर, इन अधिकारी पर कोई आरोप लगाए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहीं के आरोप लगे हैं साहब? इस पे आरोप लगे हैं किसके? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहां लिखा है ये? कई लोगों के साथ भ्रष्टाचार मामलों में कथित रूप से फंसे। आरोप तो मैंने बोला है मेरे मुंह से, फंसे हैं मतलब आरोप ही लगे। यहां जरा निष्कर्ष देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला, कार्यालय में XYZ कार्यालय में ए महाशय एक भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं। मिस्टर ए मे बी अ करप्ट ऑफिशियल फ्रॉम ऑफिस XYZ। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, इन्होंने कहा एक अधिकारी और कई लोगों के समूह के साथ भ्रष्टाचार के मामले में कथित रूप से फंसे। कथित रूप से मतलब इन पर आरोप, कथित रूप से बोलने का मतलब आरोप ही होता है, लेकिन साबित नहीं हुए। एक बात बताइए, किसी पर आरोप लगे हैं तो क्या कंक्लूजन हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी नेता पर आरोप लगे, साहब इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, आरोप लगे, आरोप साबित नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भ्रष्ट हो सकते हैं। सही बात है। दूसरा, मिस्टर ए मे नॉट बी इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ करप्शन इन ऑफिस XYZ कार्यालय में ए महाशय भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त नहीं भी हो सकते। सही बात है, दोनों सही बात है। और ये एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे आंसर देना चाहिए आइदर। क्या देना चाहिए? 1 और 2, यानी कि आप लिख लीजिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है। आइदर फर्स्ट और क्या बताइए सेकंड, या तो पहला वाला सही होगा या फिर दूसरा वाला सही होगा। और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखाने वाला हूं। मेरे उद्देश्य है, असम्पशन ऐसे करवाया, मेरे हिसाब से उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कंक्लूजन ऐसा ही करेंगे और लगातार LR को देखिएगा। इसके बाद में लूंगा मैं आर्ग्यूमेंट्स, आपके एग्जाम में आता है, फिर मैं लूंगा कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। जरा ध्यान दीजिए, एक बात बताओ, आप खुद ही सोचो कि किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाने का क्या मतलब होता है? आरोप लगाने का मतलब है कि वो जो है वो मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त तो हो भी सकता है, सही बात है, नहीं भी हो सकता, वो भी सही बात है। बट आंसर क्या दूं? या तो है या नहीं है, या तो है या नहीं है, यानी आइदर होना चाहिए। क्यों? पहला वाला सही हो गया, हो सकता है, मतलब फिर नहीं हो सकता वाला गलत हो गया, और नहीं हो सकता, अरे दोनों में से एक ही तो हो सकता है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? या तो होगा या नहीं होगा। एक जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर ऐसा लिख देता, मैं ढंग से सुनना मेरी बात, अटेंशन देना, थोड़ा चेंज। अगर मैं यहां पर लिख देता पहले वाले में मस्ट, मे को हटाकर मस्ट लगा देता, और दूसरे वाले में भी मे को हटाकर मस्ट लगा देता, तो फिर क्या करते आप? तो सुनो, पहले वाला गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? मिस्टर ए मस्ट बी ए करप्ट ऑफिशियल, आरोप ही तो लगाए हैं, निश्चित रूप से वो भ्रष्ट है, कैसे कह सकते हो? गलत बात। और मस्ट नॉट भी नहीं कह सकते कि वो नहीं करप्ट है, वो भी नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिर भी अगर ये दोनों मस्ट होता, फिर भी आंसर आइदर होता। ध्यान से सुनना, फिर भी आंसर क्या होता? आइदर। और इसको मेरे इस क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करना और लिखना, अभी मैं कंक्लूड करके बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जब ये दोनों निष्कर्ष मे के साथ थे तो दोनों एक बार तो सही हो गए थे, लेकिन आइदर आया। जब दोनों निष्कर्ष मस्ट के साथ थे तो एक बार तो दोनों गलत हो गए थे, ये दोनों सही है, दोनों गलत, फिर भी आंसर आइदर आया। क्यों? क्योंकि या तो भ्रष्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या तो भ्रष्ट है या भ्रष्ट नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, तीसरा केस, ये पहला केस जो दे रखा है, दूसरा केस जो मैंने बनाया, और तीसरा केस। अब सुनो, पहला वाला तो मे के साथ ही जो दिया हुआ है, और दूसरा वाला मस्ट के साथ है। पहला वाला मे के साथ है, दूसरा मस्ट के साथ है। पहला मे के साथ है मतलब वो करप्ट हो सकते हैं, सही बात है। वो करप्ट है या नहीं है, गलत बात है। अब आइदर मत दीजिएगा।
तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, फिर पॉज करो और नोट करना। अगर पास होना है तो ढंग से पढ़ो। दो पॉसिबिलिटीज में आइदर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज यानी दो में आइदर हो सकता है, दो सर्टेनिटीज में आइदर हो सकता है, यानी दो मस्ट में आइदर हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और एक सर्टेनिटी में आइदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आइदर होने के लिए क्या होता है, या तो पहले दोनों सही मिल रहे हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अनुपूरक, मतलब एक दूसरे के विरोधी हो, तो गलत हो सकता है। जैसे देखो, सुनो, मेरे एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर आगे चलूंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बात करना जरूरी है। कोई व्यक्ति जयपुर से निकला, मेरे मुंह से जयपुर बार बार निकलता है क्योंकि मैं जयपुर से ही हूं, इतने साल से जयपुर में ही पढ़ा रहा हूं, यहीं पला बड़ा, सारी चीजें, तो मुंह से जयपुर पहले निकलता है। अगर कोई जयपुर से निकला और उसे पटना जाना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वो यहां से निकला और सुबह 7 बजे ट्रेन पटना पहुंचनी थी। ढंग से सुना मेरी बात को, 7 बजे ट्रेन पटना पहुंचनी थी, उसका मोबाइल नहीं मिल रहा, जो गया, बज गए 8। वो ट्रेन हमेशा टाइम से पहुंचती है और हमने रिकॉर्ड देखा तो टाइम से पहुंच गई, लेकिन वो जो ऑफिस में जाना था उसको, वो तो स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे था। अभी हम क्या सोच रहे हैं, रास्ता तो आधे घंटे का था, तो 7 बजे पहुंचनी थी, 8 बजे पहुंचना चाहिए। पहला कंक्लूजन, हो सकता है वो ऑफिस में पहुंच गया हो, सही, हो सकता है वो ऑफिस में ना पहुंचा हो, सही, दोनों सही है। आंसर क्या दूं, आइदर, या तो पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा। एक दूसरा ग्रुप, वो ऑफिस में पक्का पहुंच गया, गलत, गारंटी कैसे दूंगा। वो ऑफिस में पक्का नहीं पहुंचा, गलत, गारंटी कैसे दूंगा। फिर भी दोनों में से एक तो सही, या तो ऑफिस में पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब एक मैं लूं इधर से, एक लूं इधर से, जैसे वो हो सकता है ऑफिस में पहुंच गया हो, हाँ सही बात है, बिल्कुल पक्की बात है, गारंटी से नहीं पहुंचा होगा, गलत बात है। तो एक सही और एक गलत में इधर कभी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मुझे आपको बताना था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं दावे के साथ, एलआर के अंदर ज्यादातर बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि उनको लगता कुछ और है, होता कुछ और ही है। इसलिए आपको इस बात को बारीकी से समझना आवश्यक है। इसी तरह से आम जिंदगी में भी लोग कहते कुछ और हैं, हम समझते कुछ और ही हैं, फिर हो कुछ और ही जाता है। इसलिए जो कह रहे हैं उसको समझना जरूरी होना चाहिए। तीसरा, व्यापारी परिवार का होने के कारण राम अपने माता पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों के कहने पर परिवार के व्यापार में सम्मिलित होने पर राजी हो गए। Being from a business family, Ram was apparently convinced by his parents and other family members to join the family trade. एक बात बताइए, किसका निष्कर्ष निकालना है? जिसने ये बोला तो उसकी टोन तो पकड़े, पहले क्या बोला। मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए राजी हो जाए, इससे क्या समझ में आता है? कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए राजी हो जाए, इससे मुझे यह समझ में आता है, मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो किसी काम को कैसे तैसे जैसे करने के लिए राजी हो गया, वो स्वेच्छा से अपने मन से उस काम को करना नहीं चाहता था। बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई शादी ब्याह का माहौल है, थोड़े से कई बार परिवारों में कुछ खींचतान हो जाती है, तो किसी ने कहा सुनो चाचा जी जो आए ना, कुछ मत बोलना उनको, कुछ मत बोलना, बड़ी मुश्किल से आने के लिए राजी हुए हैं। इसका क्या अर्थ है, क्या कंक्लूजन है कि चाचा जी स्वतः अपनी मर्जी से शादी में आने में इंटरेस्टेड नहीं थे, है या नहीं। किसी ने कहा साहब ये बड़ी मुश्किल से एमबीबीएस में दाखिला लेने को राजी हुआ है, क्या मतलब, यानी ये एमबीबीएस करना नहीं चाहता। ये बड़ी मुश्किल से व्यापार करने को राजी हुआ है, इसका मतलब ये व्यापार करना नहीं चाहता, है कि नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष, लोगों को अपने परिवार का व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे परिवार संपन्न हो, बिल्कुल गलत। अगर आप नियम ध्यान दें तो 7वां या 8वां नियम था। नियम क्या था, हल्का सा मैं बोलता हूं। मैंने कहा था कि जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर हो, तो जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो है वो अगर आपने स्पेसिफिक निकाला तब तो सही निकल जाएगा, लेकिन इन जनरल निकाला, सारी दुनिया के लिए निकाल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जबकि मैंने एक नियम और लिखवाया, ये सब मैं लिखवा चुका, वही स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखता हूं, अगर इन जनरल है यानी सामान्यतः सबके लिए है, तो फिर जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, सब कंक्लूजन
स्पेसिफिक भी सही होगा और इन जनरल भी सही होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम बात करें तो इस कोरोना के अंदर किसी को भी थोड़े लक्षण नजर आए तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यह स्टेटमेंट कैसा है, स्पेसिफिक है कि इन जनरल है? इन जनरल है। यह बात हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मेरे, आप पे, सब पे लागू होती है। तो इसका मतलब निष्कर्ष मैं व्यक्ति विशेष के लिए भी निकाल सकता हूं और आम जनता के लिए भी निकाल सकता हूं, लेकिन यहां जो बातचीत हो रही है वो इन जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है। देखो आप, व्यापारी परिवार का होने के कारण राम अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों के कहने पर परिवार के व्यापार में सम्मिलित होने पर राजी हो गए। तो ये स्पेशल केस है राम का। यहां क्या लिखा है, लोगों को अपने परिवार का व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे परिवार संपन्न हो। लोगों को अपनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूं और आई एम द ओनली सन, और मेरे फादर का बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, उन चीज का काम है, जबकि मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी होता तो फिर मुझे भी उस काम में होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला निष्कर्ष गलत है क्योंकि स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, राम के बारे में बात हो रही है, तो कंक्लूजन सिर्फ राम का निकलेगा, पूरी दुनिया का नहीं। दूसरा, यह आवश्यक है कि परिवार के व्यवसाय, परिवार के व्यापार को अपनाकर परिवार के सदस्यों को प्रसन्न रखा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। स्पेसिफिक है तो इसमें हमें यह नहीं लगता कि हमें हमेशा, क्योंकि यह भी कंक्लूजन हर आम आदमी के लिए, राम के लिए होता तो सही मान लेता मैं इसको। क्यों? क्योंकि जो कहना चाहता है वो राम के लिए कहना चाहता है। हो सकता है ना कि इसके परिवार में व्यापार बहुत बड़ा हो, कोई इसके वाला संभालने वाला नहीं हो, और इस राम को कोई और नौकरी भी नहीं मिल रही हो, अपनी दादागिरी में वैसे ही बात करो। हो सकता है ना, हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक राम के लिए है तो राम के लिए तो पहला भी सही हो जाता और दूसरा भी सही हो जाता, लेकिन राम की वजह से पूरी दुनिया पे लागू कर दो, ये गलत बात हो जाएगी। तो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर दीजिएगा यहां पर, ना तो पहला ना दूसरा। मैंने आपको कहा था ना, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपके पास 5 तरह की बातें बन सकती हैं अधिकतम। तो मैं 5 के साथ बात कर रहा हूं, और मैं फिर आपको इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन 1 और 2 जरूर देखिए। स्पेशली 1 तो देखिए ही देखिए, उसमें सारे नियम सिखाए, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना। एक चीज से मुझे थोड़ी सी निराशा है, मैं ये कहूं कि इतने अच्छे व्यूज होने के बावजूद भी जो आप वीडियो को लाइक करते हैं उनकी संख्या काफी कम नजर आती है। आप मुझे बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद में मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, है ना। आप कम से कम इतना तो, हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपको कम से कम अगर वाकई में अच्छा लगता है, फायदा मिला, तो मैंने कहा है ना, तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा जरूर मिल सके। जरा देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 पर आइए। 4 पर आते हैं, लोकतंत्र में किसी राजनीतिज्ञ को शिक्षा का कोई भाग की होना चाहिए, कि शिक्षा का कोई भाग उसके चुनाव लड़ने की अपेक्षा अनिवार्य नहीं है। एक राजनीतिज्ञ का कथन, No part of the education of a politician in democracy is more indispensable than the fighting of election. क्या कहना चाहता है कोई? राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन का कितना ज्यादा शिक्षित होना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनको राजनीति में अच्छे से जानकारी पाना। देखो लिखा हुआ है, लोकतंत्र में किसी राजनीतिज्ञ की शिक्षा का कोई भाग उसके चुनाव लड़ने की अपेक्षा अनिवार्य नहीं है। तो एक इंसान में कितनी बड़ी शिक्षा है ये जरूरी बात नहीं होगी, बल्कि उसको चुनाव जीतना आता है कि नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ये कहना चाहता है वो। पहला निष्कर्ष, राजनीतिज्ञ को उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिससे वह लोगों पर प्रभाव जमा सके और चुनाव जीत सके। बिल्कुल गलत, पूरी तरह से गलत। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राजस्थान में एक युवा लीडर है, नाम है सचिन पायलट, है ना, और पिछले दिनों थोड़ा राजनीति में उनका नाम काफी ज्यादा रहा है। बहुत युवा व्यक्ति है और हाईली एजुकेटेड भी है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है कि नहीं, मुझे बताइए। तो मुझे एक बात बताइए कि उनके लिए, उनके करियर के लिए उनका पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है या उनके चुनाव को लड़ना सीखना वो ज्यादा जरूरी है? ऑफ कोर्स, वो एक अगर सफल राजनेता हैं तो उनको चुनाव लड़ना आना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं, आपने जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का नाम सुना, एक्स सीएम तक रह चुके हैं, वो भी हाईली एजुकेटेड हैं।
आप मैं बात करूं हमारे देश में, आपने राहुल गांधी के बारे में आप जानते हैं, वो भी हाईली एजुकेटेड है। क्या इन लोगों के लिए शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है कि चुनाव को लड़ना यही कहना चाहता है वो, कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चुनाव, जबकि इसमें उल्टा बोल रहा है, राजनीतिज्ञ को उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। गलत बात। दूसरा, राजनीति में सफल होने के लिए चुनाव की कला को सीखना तथा व्यवहार में लाना आवश्यक है, यही तो कहना चाहता है केवल। दूसरा तो यही तो चाहिए कि जिसने ये बोला उसने बोलने से पहले क्या सोचा। पांचवा, सुश्री पी उन दोनों में से एक के लिए नामांकित की गई है जिनमें से निदेशक मंडल द्वारा एक पद समूह एक्स से आने वाली महिला के लिए आरक्षित है और दूसरा पद समूह वाई से आने वाली महिला के लिए आरक्षित है। तो ये सुश्री पी दोनों में से एक के लिए नामांकित है, लेकिन किसके लिए नॉमिनेटेड है ऐसा पता नहीं है। कौन कौन से? एक तो समूह एक्स से आने वाली महिला के लिए और दूसरा समूह वाई से आने वाली महिला के लिए। तो दोनों में से किसी का पता नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बोले मे के साथ तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और अगर सर्टेनिटी बोले तो वाई भी गलत और एक्स भी गलत, क्योंकि गारंटी तो किसी की भी नहीं है और संभावना दोनों की है। हमने पहले ये नियम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसने क्या लिखा? सुश्री पी एक्स समूह की सदस्य है, ये गलत है। और अगर यहां ऐसा लिखा होता कि सुश्री पी एक्स समूह की सदस्य हो सकती है तो सही हो जाता। दूसरा, सुश्री पी वाई समूह की सदस्य है, यह भी गलत। और यहां लिखा होता सुश्री पी वाई समूह के सदस्य हो सकती है तो वो सही हो जाता। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन यह आंसर असल में क्या होना चाहिए? यह मेरी नजर में स्पष्ट रूप से आइदर है। क्यों है? क्योंकि आप देखो, सुश्री पी नॉमिनेटेड है किसके लिए? या तो एक्स के लिए या वाई के लिए, पता नहीं किसके लिए। तो मैं बात करूं कि किसके लिए है, हमें पता नहीं। जैसे देखो, अगर मान लीजिए मैं बात करूं आपसे कि कल जयपुर शहर के अंदर नगर निगम के रिजल्ट्स निकले थे, यस्टरडे है ना, 3 नवंबर को। अब मेरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 32, उसमें 2 मोइन लोग थे, एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। मुझे रिजल्ट्स का पता नहीं, मैं तो अपनी क्लासेस में बिजी था। तो मैं क्या सोचूंगा? पहली चीज, हो सकता है एक्स जीत गया हो, सही बात है, क्योंकि दोनों में कट्टर टक्कर थी, कांटे की टक्कर, सॉरी। और दूसरा, हो सकता है वाई जीत गया हो, यह भी सही है साहब, दोनों में से कोई भी जीत गया होगा, मुझे क्या पता कौन जीता। तो दोनों में अगर मे लगा हुआ है तो दोनों ही सही थे, बट आंसर आइदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कुल मिलाकर क्या लगता है, या तो एक्स या वाई जीत गया होगा। और ऐसा लिखा होता तो पक्का पक्का एक्स जीत गया होगा, गलत, गारंटी थोड़ी है, कांटे की टक्कर थी साहब। और वाई जीत गया होगा, यह भी गलत। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, दोनों सर्टेनिटी तो दोनों गलत, लेकिन आइदर दीजिएगा, और दोनों पॉसिबिलिटी तो दोनों गलत, फिर भी आइदर दीजिएगा। अब एक स्पेशल केस, मान लो पहला निष्कर्ष, यहां पर बात करूं तो निष्कर्ष किसका? स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट अभी मेरा है, हो सकता है पहला ए जीत गया हो, सही। दूसरा पक्का जीत गया होगा, गलत, क्योंकि मस्ट गलत है और मे सही है, और अब आइदर नहीं आएगा। तो आइदर कैसे आएगा? या तो दोनों मे गलत हो गए तो आइदर आएगा, या दोनों मस्ट गलत हो गए तो आइदर आएगा, और एक मे और एक मस्ट है तो फिर आइदर नहीं आएगा। तो यहां मैं बात करूं तो ये आइदर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड। छठा देखिएगा, अभी आपके एग्जाम्स में वे क्वेश्चन है, करीब 10-12 क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, इनको जरूर देखिए, ढंग से देखिए, ताकि आप देखिए यहाँ पे एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कोई भी नियमों को काटकर नहीं आ सकते। छठा प्रश्न, एक विशेष शहर में केवल ZX की फिल्मी लोगों को फिल्म देखने का एकमात्र विकल्प है। शहर के अधिकांश लोगों को वहां फिल्म देखना पसंद नहीं है, परंतु वे मजबूर है। बाजार क्षेत्र में स्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं। मेरे को 3 बातें समझ में आई। पहला, ये कोई शहर है X, कोई विशेष शहर है, उसमें ZX की फिल्में ही एकमात्र देखने का विकल्प है, यानी और कोई प्रोड्यूसर और कोई फिल्म कंपनी है ही नहीं जिनकी फिल्में मिलती हो देखने को। तो इन्होंने एक तरह से एकाधिकार कर रखा शहर पर। एक ही चॉइस जब होती तो एकाधिकारी बोलते हैं उसको, मोनोपोली बोलते हैं। पहली। दूसरी बात, ज्यादातर लोग ऐसे जिनको फिल्म देखना पसंद भी नहीं है, इनकी ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तीसरी बात, सजेशन भी आ रहा है लेकिन वो मजबूर है क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है। सजेशन ये है कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये जिसने कहा, ये कौन होगा? ये उस शहर का कोई नेता हो सकता है,
उस शहर का एक आम आदमी हो सकता है। आप मान लीजिए वो शहर मेरा है, वो शहर आपका है, और हमने ये बात बोली तो असल में हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो हम क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं? पहला, चार निष्कर्ष हैं। पहला, ZX फिल्म ने शहर के अधिकांश लोगों को रिश्वत दी है। गलत बात। यह निष्कर्ष कहां निकला बताओ? रिश्वत की तो कोई बात आई नहीं रही साहब। दूसरा, ZX फिल्म ऐसी मूवी प्रदर्शित करता है जो शहर के लोगों को पसंद नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हमें पसंद नहीं आती वो एक बात अलग है, बट वो खुद ऐसी मूवी प्रदर्शित करता है जो लोगों को पसंद नहीं है, वो गलत बात है। एक और बात, चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, ये मान ली बात। देखो क्या लिखा हुआ है, शहर के अधिकांश लोगों को फिल्म देखना पसंद नहीं है। अधिकांश का मतलब है मोस्ट है, इसका मतलब सारे तो नहीं आए ना। जबकि निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है? फिल्में ऐसी मूवी प्रदर्शित कर रहा है जो शहर के लोगों को पसंद नहीं है। शहर के लोगों, यहां अधिकांश थोड़ी लिखा हुआ है। अगर अधिकांश लिखा होता तो मैं सही मान लेता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोगों को पसंद नहीं है, इसका मतलब सारे लोग ही पसंद नहीं करते। जबकि कथन में क्या लिखा है? छोटी छोटी बातों को नोटिस कीजिए। कथन में लिखा हुआ है अधिकांश को पसंद नहीं है, और उसमें कंक्लूजन में लिखा है सबको पसंद नहीं है। क्योंकि अगर जैसे देखो मैं कहूं कि डॉक्टर को ईमानदार होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा डॉक्टर को ईमानदार होना चाहिए, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूं? अरे मैं सारे डॉक्टर के लिए बोल रहा हूं ना, है या नहीं? मैंने कहा डॉक्टर को ईमानदार होना चाहिए, मतलब क्या सारे आ गए इसके अंदर, वरना तो मैं क्या बोलता, इस शहर के, इस ब्रांच के, ऐसा थोड़ी बोला। दूसरा गलत। तीसरा, ZX फिल्म शहर के अधिकांश लोगों को पसंद है, ये तो पूरी तरह से झूठ है। देखो, अधिकांश लोगों को ना पसंद है, ये पसंद नहीं है। चौथा, ZX फिल्म का शहर में एकाधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने कहा एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए कहा जा रहा है नहीं होना चाहिए, तो जिसने कहा उसको क्या लगता है? जैसे मान लो कोई कहे कि इस व्यक्ति को अपने जो प्रोफेशन है, मान लीजिए कोई ऑफिसर है किसी डिपार्टमेंट में, कि अपने प्रोफेशन में ईमानदार होना चाहिए, वो कह रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि उसको लगता है कि वो ईमानदार नहीं है। फिर भले ईमानदार हो, क्योंकि वो असलियत क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कि जो बोल रहा है उसके दिमाग में क्या कंक्लूजन चल रहा है और उसके दिमाग में क्या अजम्पशन चल रहा है। तो मैं कहूंगा इसमें से चौथा सही है। स्पेस कम होने से मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, तो ऑप्शन वो सही मान लेंगे जिसमें लिखा है केवल चौथा सही, बाकी तीन निष्कर्ष नहीं निकलते साहब। सातवां देखिएगा, वर्ष 1930 में ABC सरकार द्वारा अभिनियमित किया गया द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA देश X में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत लग रहा है। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA enacted by the government of ABC in the year 1930 seems to be a major source of corruption in the country X. कंट्री X कोई देश का नाम है, और उसने कहा कोई एक कानून लागू किया उन्होंने 1930 में, है ना, 1930 में। और अभी ये बात करें अपन, ये 2020 चल रहे हैं ना, आज क्या है 4 नवंबर 2020, तो ये करीब 90 साल पुरानी बात बता रहा है मोटा मोटी। इसने ये कहा एक इन्होंने कानून बनाया था और उससे लगता है ऐसा है कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। पहला निष्कर्ष, देश X में, क्योंकि मैंने आपको ये नियम लिखवाया था कि जिसका स्टेटमेंट होगा कंक्लूजन सिर्फ उसी का होगा। बात हो रही है देश X की, निष्कर्ष देश Y का नहीं निकाल सकते आप। देश X में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये पहले वाला यही उसके मन की बात है। वो कह रहा साहब बहुत करप्शन है। जैसे देखो कोई कहे, क्या कहे कि साहब सरल, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि देश में ना कानून व्यवस्था, कोई ट्रैफिक रूल्स अच्छे नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं खूब बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहता है वो? क्या कहना चाहता है कि देश में सख्त ट्रैफिक रूल्स लागू करने चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर क्या होता है लोग फॉलो करते हैं और दुर्घटनाएं कम होती है। तो ये कहना चाहता है, तो इसका कहने का मर्म यही है। तो पहला सही बात है, वो चाहता है इस एक्ट को, अब इसकी वजह से हो रहे कि नहीं हो रहे अलग बात है, सच्चाई क्या है उसको जाने दो, बट जिसने बोला उसको क्या लगता है? उसको तो लगता है कि यही मेजर कारण है करप्शन का, तो इसके हिसाब से इसको हटाना चाहिए। दूसरा, ABC सरकार का इरादा सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था, गलत बात। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अगर कहीं ऐसा लिखा होता ना कि सरकार के पास पहले इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई थी जिनमें साफ साफ लिखा था कि इस कानून को लागू करने के बाद भ्रष्टाचार खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी इसे लागू किया गया, तो फिर मैं कुछ कह सकता था। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है,
तो हो सकता है सरकार ने तो अच्छे इरादे से किया हो या ना किया हो, अब किया कि नहीं किया हमें क्या पता, गारंटी थोड़ी है, तो कंक्लूजन कैसे निकाल दे। पहले वाला सही है, दूसरा वाला गलत बात है। आठवां देखिएगा, बूथ पर, बूथ अक्सर पोलिंग बूथ होता है, पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। बढ़िया बात है, ऐसे होने चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा कि बूथ पर, बूथ कैप्चरिंग होता है ना, लोग कई बार बूथ पर कब्जा कर लेते हैं। अब वो कब्जा कर लिया तो मतलब क्या हो गया कि वोट वो अपने हिसाब से डल गए सब, है ना, कब्जा हो गया। तो ऐसा कब्जे की कोई रिकॉर्डिंग कर ली कर्मचारियों ने, रेडियो कर्मचारियों ने, और घटना को दिखा लिया, तो इसका मतलब उनकी तारीफ हो रही है, ऐसा कोई कहना चाहता है। पहला निष्कर्ष, रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। ये बिल्कुल सही बात है, तभी तो तारीफ करेंगे हम किसी को। जैसे मान लीजिए कोरोना के माहौल में एक डॉक्टर है, अस्पताल चलाता है, और ऐसा कहा गया साहब इस डॉक्टर ने इतनी मेहनत की कि जिसके अस्पताल में ज्यादातर लोग जो आए ना वो बहुत कम टाइम में रिकवर होकर चले गए, ज्यादातर लोग। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैसेज क्या है कि डॉक्टर को वही काम करना चाहिए ताकि लोग कम टाइम में रिकवर होकर अपने घर पर जा सके, है ना। अगर मैं, भगवान ने चाहा और ऐसा खुशकिस्मत रहा कि मैंने कहा कि मेरी क्लासेस को जिन भी स्टूडेंट्स ने सीरियसली लिया था, अच्छे से तैयारी की थी, उनमें ज्यादातर बच्चे पास हो गए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक टीचर को काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। टीचर, डॉक्टर, वकील, सब कुछ। तो यहां पर बात हो रही है बूथ पर कैप्चरिंग दिखाई और तारीफ हो रही है, इसका मतलब कि उसका काम जो होता होगा वो किया होगा, तभी तो तारीफ होगी। यानी कि इसका उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है, यही मीडिया का काम है। दूसरा, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों की पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। इस कथन से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा, मुझे कहीं पता नहीं चल पा रहा कि किसी को पहचान लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसी कोई ब्यौरा, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं नजर आ रही साहब। तो पहला सही, दूसरा गलत। जरा नवा देखिएगा, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब क्या हुआ, सुबह की सैर करो, स्वास्थ्य को मजा मिलेगा, लाभदायक मिलेगा। पहला निष्कर्ष, किसका निष्कर्ष, जिसने कहा, किसने कहा, आप बोल लो मैं बोल लेता हूं, तो अपने एंगल से देख लेंगे अपन। पहला, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, ये गलत बात है, मैं इसको गलत मानता हूं। कैसे, देखो, जैसे देखो मैंने कहा कि जैसे बुक एक्स पढ़ने वाले बहुत जल्दी पास होते हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो भी पास होते हैं वो बुक एक्स पढ़ते ही पढ़ते होंगे, ऐसा तो जरूर नहीं है। बुक वाई पढ़ने वाले भी पास हो सकते हैं। लेकिन वो एक बात कही जा रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दवाई जिन्होंने ली थी उनको कोरोना नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि जिन्होंने दवाई नहीं ली उनको कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब दवाई ये वाली हेल्प कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सुबह की सैर करेंगे उनको स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जो सुबह की सैर नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं, इसका मतलब तो जो सुबह सैर नहीं करता वो स्वस्थ है ही नहीं, ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। शाम की सैर हानिकारक है ऐसा थोड़ी बोला है कहीं पर, बिल्कुल भी नहीं बोला गया। और मैंने कहा भी था कि अगर आप कंपनी एक्स की बात करो ना तो कंपनी वाई का कंक्लूजन मत निकालना। बात सुबह की सैर की हो रही है तो शाम की सैर के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोल सकते हम, तो दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते साहब। 10वां, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का यही तो काम है। दूसरा, दो स्टेटमेंट है, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मेल्टिंग ग्लेशियर्स विल कॉज वाटर लेवल राइज विच विल इफेक्ट कोस्टल एरियाज, नो डाउट। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तापमान बढ़ जाता है, और मैं बात करूं कि बड़े बड़े ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के पहाड़ बड़े बड़े, वो पिघलने लगते हैं, और जब ज्यादा पिघलेंगे तो फिर समुद्र में पानी ज्यादा आएगा और सी लेवल बढ़ जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय एरिया है, समुद्र के आसपास के एरियाज हैं, वहां खतरा हो जाएगा ना जीवन को, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो कुछ जमीन समुद्र में चली जाएगी, ये कहना चाहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि, और मेरे को समझ में आ रहा है तापमान में वृद्धि, पिघलता ग्लेशियर और खतरा। पहला निष्कर्ष, ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना है, गलत, ओनली नहीं। अरे बात बताओ मेरे को,
ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है, वो जरूरी है क्या? लोगों की हेल्थ खराब हो गई वो प्रभाव नहीं है? एकमात्र थोड़ी कह सकते हम, हजारों प्रभाव है, उनमें से एक ये भी है। तो ओनली लगाने की वजह से ये गलत बात है। दूसरा, मैंने आपको शब्द लिखवाए थे, आपको ध्यान हो तो, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली 2 देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्लियर कट बोला हुआ है कि ग्लेशियर जो है पिघलेंगे और इससे समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो बढ़ेगी और इससे प्रभाव पड़ेगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये निष्कर्ष निकलता है, पहला नहीं निकलता। 11वें पर आइए, हम 5-7 क्वेश्चंस और करते हैं अभी 8-10 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सीखने की कोशिश कीजिए। देखो, एक्स वाई से कहता है, क्या कहता है? हमारा सोसाइटी का सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है। सोसाइटी एसोसिएशन टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है, शिकायत कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्स। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक्स और वाई दोनों इस सोसाइटी में रहते हैं, दोनों दोस्त हैं। एक्स वाई को बोल रहा है, यार क्या क्या हो रहा है, ये सोसाइटी का सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर और निकल रहा है, लिख के देखो। लेकिन जो एसोसिएशन है वो टैंक को साफ करने के लिए कोई कदम उठा ही नहीं रहा। तो ये कौन कह रहा है? एक्स। क्या ये सच कह रहा है? पता नहीं सच कह रहा है कि नहीं कह रहा, लेकिन एक्स की नजर में तो सच ही है, क्योंकि जो बोलता है उसी का कंक्लूजन हमें पता लगाना है। अब वाई समझेगा कि एक्स कहना क्या चाहता है। पहला, सेप्टिक टैंक भरा हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि 3 दिन पहले उस कॉलोनी में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कैमरे भी बंद कर दिए और गेट भी खुला था और उस वजह से चोरी हो गई, तो मैंने क्या कहा? हो सकता है कैमरे बंद कर दिए हो सकता है गेट खुला रह गया हो, क्योंकि मैं जांच पड़ताल तो करूं ना, बोलने वाला भगवान थोड़ी है। तो मैं बात करूंगा, ये क्या लगता है कि हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भरा हो तो सकता है, वही तो बोला हुआ है। दूसरा, एक्स की सोसाइटी का सेप्टिक टैंक अभी तक नगर पालिका की मुख्य गटर लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो, मैं आपको स्पष्ट कहूं कि यह सेप्टिक टैंक नगर पालिका की गटर लाइन से जुड़ा है कि नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कथन में उपलब्ध थी ही नहीं, तो मैं पहले को सही मानता हूं और दूसरे को गलत मानता हूं। तो ओनली 1 देना चाहिए और ओनली 1 मेरा डी ऑप्शन में दे रखा है, ओनली 1। 12वां प्रश्न, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है और बहुत ही प्यारा जीव भी है, मस्त है कि नहीं बताओ? तो इसने कहा कि अमंग ऑल क्रिएचर्स पेंगुइन आर द मोस्ट फ्रेंडली, सबसे ज्यादा मित्रतापूर्ण है। अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। देखो, ये तो मैं मानूंगा कि मोस्ट लगा दिया तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली। जैसे मान लो मैं कहूं कि डिपार्टमेंट में मिस्टर एक्स जो ऑफिसर हैं वो सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो क्या मैं ये कह दूं कि डिपार्टमेंट में सारे बेईमान हैं, बाकी बच गए जो? ऐसा निष्कर्ष कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं निकाल सकते ना। तो अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, है ना। अगर ऐसा लिखा होता ना कि सारे प्राणियों में पेंगुइन एकमात्र मित्रतापूर्ण है, एकमात्र, तो मैं बोल देता, बट सबसे ज्यादा इसका मतलब और भी हो सकते हैं। दूसरा, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, तो कोई मित्रतापूर्ण होना और पसंद किया जाता है। पेंगुइन आर वेल लाइक्ड बाय ह्यूमंस, क्या मानते हैं आप? क्या मैं इस निष्कर्ष को निकालूं कि नहीं निकालूं? अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो यहां पर थोड़ा 50-50 है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं 50-50 कैसे, जरा देखिए। सिर्फ स्टेटमेंट में क्या कहा? सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, मोस्ट फ्रेंडली है। लेकिन पेंगुइन को मनुष्य द्वारा पसंद किया जाता है या पसंद नहीं किया जाता, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो पलड़ा इसका ज्यादा भारी रहेगा कि यह निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आता, है कि नहीं? तो मैं कहूंगा दोनों गलत है। नंबर 13 देखिएगा, डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। डिजिटल युग क्या है? अरे भाई, आप जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारा डिजिटलाइजेशन ही तो है या नहीं? तो वो चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। समझ रहे हो आप इस बात का? फुटप्रिंट क्या होता है? पैरों के निशान। और कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है? हर जगह पर आपको जो जहरीली गैसें हैं
वो समझ में आ रही है। जितना मोबाइल यूज करोगे रेडिएशन पैदा होता है कि नहीं? इन सब डिजिटल चीजों से नुकसान होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है ना? बस इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर ये जरूरी नहीं होती तो इस कोरोना के अंदर क्लासेस कैसे चलती बताओ? आपको इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? लेकिन इसका यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं। दूसरा, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। तो उसने क्या, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सब जो है ना, इनका उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के, ग्रीन हाउस गैसेस आप स्टडी मार लेना, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना खतरनाक है। दो सोर्सेज होते हैं, एक तो नेचुरल प्रकृति बनाती है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो नेचुरल बनाती है तो थोड़ा सा प्रकृति खुद अवशोषित भी कर लेती है, और बाकी सारा बनता है क्या, ये हमारे ह्यूमन बनाया। तो इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस होनी भी चाहिए, बट अति हो जाती है तो फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, एनवायरमेंट दूषित हो जाता है। तो इसने कहा इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है क्या, कंप्यूटर और स्मार्टफोन, और आदि में सब कुछ आ गया। पहला निष्कर्ष, आभासी यानी वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। मैं कहूंगा ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है यहां पर, डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। मतलब क्या हुआ, चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है। तो स्मार्टफोन का प्रयोग, देखो इसने स्पष्ट रूप से लिखा, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण ग्रीन हाउस का उत्पादन में शामिल है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्पष्ट रूप से स्मार्टफोन का नाम तक ले लिया। तो मैं कहूंगा दोनों ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 14 देखिए, अतिथि ने रसोइये की सराहना करते हुए कहा यह केक स्वादिष्ट है। अतिथि ने क्या बोला, द गेस्ट प्रेज द कुक एंड सेड दीज केक्स आर डिलीशियस। कंक्लूजन किसका होगा, गेस्ट का होगा ना साहब, जो बोलेगा वही तो निकालेगा। पहला, अतिथि को केक पसंद आया, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया था। अरे जब केक स्वादिष्ट बनाया होगा तभी तो पसंद आएगा, इन जनरल ऐसा ही होता है। तो दोनों सही हैं, तो दोनों सही है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 15 नंबर, अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा समाज को अच्छा अगर आपको बनाना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता यानी क्या होनी चाहिए उनको, फ्रीडम, और दूसरा क्या, अनुशासन यानी क्या बताओ, डिसिप्लिन। फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड सोसाइटी। सही बात है, लोगों को आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको डेमोक्रेसी में अधिकार मिलने चाहिए, साथ में वो डिसिप्लिन में भी रहने चाहिए कि उनकी वजह से औरों को तकलीफ भी तो नहीं आनी चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, पहला, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये यही तो कहना चाहता है, वो कह रहा है कि एक अच्छे समाज के लिए फ्रीडम और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि अगर ये नहीं है सोसाइटी में तो फिर क्या होगा, अगर ये रहित है इन दोनों से तो ऐसे लोगों के कारण समाज को कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अगर समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं थी। तो पहला तो निकलता है साहब। दूसरा, समाज में किसी की स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जैसे देखो, मैं अगर कहूं, मैं क्या कहूं कि किसी व्यक्ति को, किसी, मैं बात करूं कि कोई भी अपने काम के प्रति, कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई नेता हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो, मैं कहूं कि उसको अपने काम में अच्छा होना चाहिए, उस काम में एक्सपर्टीज होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे ही बिना एक्सपर्टीज है। मैं कहूं कि एक्स को ईमानदार होना चाहिए, इसका मतलब बाकी सारे बेईमानी है? ना 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 जी, मैंने कहा समाज में ये दो चीज होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज में किसी की स्वतंत्रता और अनुशासन है ही नहीं, ना ना, कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, सारे नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं कहा। पहला सही, दूसरा गलत। आंसर ए दीजिएगा। 16 नंबर, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। नेगेटिव भी ले सकते हो आप इसको, पॉजिटिव भी ले सकते हो। टू गेट इन्वॉल्व इन ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट
वन हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट एज दे आर वेरी टॉकेटिव एंड बोरिंग। ये बोरिंग शब्द थोड़ा नेगेटिव चला गया, इसलिए देखो क्या कहना चाहता है। एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट है, फैमिली में 25 लोग हैं और प्रॉपर्टी बंटनी है 25 लोगों में। अब 25 लोगों में एक मत कैसे बनाएं? 25 में से 5 बोलते हैं बेचने नहीं दूंगा, 5 बोलते हैं बेच के रहूंगा, सबका अलग अलग मत है। तो कॉम्प्लिकेटेड मामला, खतरनाक वाला। तो ऐसे हल करने के लिए क्या चाहिए? कौन चाहिए इसके लिए? बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत देर तक बात कर सकते हैं, ये कहना चाहता है वो। और ज्यादा बोलते हैं, मतलब खूब ज्यादा बोलने वाले। तो ये शब्द थोड़ा टॉकेटिव और बोरिंग में, बोरिंग नेगेटिव लग रहा है, कोई बात नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये मान लें टॉकेटिव को। तो आप सोचो, जितने ज्यादा, मान लो किसी एक आदमी, 2 लोगों में डिस्प्यूट है और दोनों में सुलह करवाना है, तो एक को भी समझा दिया तो हो जाएगा काम। बताओ, अगर ये संख्या 5 है तो थोड़ी मुश्किल होगी, बड़े बहुत ज्यादा लोग हैं, कोई मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर सुलझाना मुश्किल होगा। तो उसमें कौन काम करेगा? कोई ऐसा वैसा तो बोलेगा यार जाने दे यार, मेरे से तो नहीं होता। तो वो होना चाहिए ना जो इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि बिना बुद्धिमान हो तो इतने लोगों को मैनेज कैसे करेगा? और बहुत देर तक बोलने वाला भी होना चाहिए, वरना कैसे काम चलेगा? तो क्या निष्कर्ष निकलता साहब इस बात का? पहला, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखो ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत कतई नहीं हूं, क्योंकि ये नहीं कहना चाहता कि हर बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होता है। ये तो कहना चाहता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो इंटेलिजेंट लोग चाहिए। और वो क्या होते हैं, मतलब वो लोग जो इनको सॉल्व करें वो टॉकेटिव और वो होते हैं। लेकिन सारे ही इंटेलिजेंट लोग बोरिंग होते हैं, ऐसा कहना उसके मन का इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो नेगेटिव बोलने वाला है। और मैं कहूंगा ऑल के लिए नहीं कह सकता मैं, अगर सम के लिए बोलता ना तो मैं मान भी लेता, इसको तो मैं सही मान लेता। सारे ऐसे हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। दूसरा, सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। तो मैं यहां आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा देखो हल्का सा मतभेद हो सकता है, बट मैं आपको बिल्कुल वो बोलूंगा जो एग्जाम में सही होना चाहिए। देखो इसको क्या लगता है, इसको लगता है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसको लगता है कि जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो कैपेबल होता है हैंडलिंग के लिए, किसको? लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स को। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला कि सारे के सारे बोर होते हैं, वो गलत है। तो सही बात है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये इंटेलिजेंट लोगों को अच्छा मानने वाला स्टेटमेंट है। तो वो नेगेटिव थोड़ी सोचेगा कि हर इंटेलिजेंट बोर होता है, बोरिंग ना ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसको लगता है कि हर इंटेलिजेंट आदमी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व कर सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आती चली जाएगी। तो मैं कहूंगा पहला गलत, दूसरा सही। आंसर क्या देना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17, बस 2 और हैं। इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स इन दिस आउटलेट आर ओल्ड फैशन्ड। पहला, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, सही बात है। जब इसने कह दिया अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, इसका मतलब कुछ कपड़े तो कम से कम ऐसा है ही ना जो फैशन में नहीं है। कुछ तो छोड़ो, ज्यादातर ऐसे जो फैशन में नहीं है, तो ज्यादातर है तो कुछ तो पक्का है, पहला सही। दूसरा, दुकान जल्द बंद होने वाली, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। अरे कोई ओल्ड फैशन कपड़े बेचने की दुकान भी तो चला सकता है। किसी दुकान में सारे कपड़े अगर पुराने फैशन के, इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि दुकान ही बंद होने वाली है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। पहला सही, दूसरा गलत। आंसर दीजिएगा सी। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, आज का आखिरी प्रश्न। शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। क्यों? ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, हार्मफुल ऑटोमोबाइल एमिशंस की वजह से क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन अपने चरम पर पहुंच गया है। देखो, एयर पोल्यूशन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यू टू हार्मफुल ऑटोमोबाइल एमिशंस इन सिटी एक्स। अब ये किसके विरोध, इसके मन में पीड़ा किस चीज को लेकर के? इसके मन में पीड़ा है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को लेकर के। अब क्या कंक्लूजन है? पहला, सरकार को शहर में नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए। गलत बात है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। पहली बात तो ये निष्कर्ष कम समझ में आ रहा है, कार्रवाई ज्यादा आ रही है। बट आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन है और निष्कर्ष के सही थी पूछा था, तो मैं इसको निष्कर्ष में डालूंगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का इलाज इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। किसी ने कहा
सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो उसने निष्कर्ष में निकाल के दिया व्हीकल्स का चलाना ही बंद कर दो, ना चलेगी गाड़ियां और ना होंगी दुर्घटनाएं। अरे उन्हीं वाहनों में कुछ सीरियस पेशेंट्स जल्दी अस्पताल भी तो पहुंचते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? तो बी प्रैक्टिकल। ये पहला गलत बात है। नए सारे वाहनों पे पंजीकरण रोक लगा दोगे, क्या लगा सकते हो? नहीं। शहर एक्स के अंदर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगा देनी चाहिए, यह सही बात है, क्योंकि यह नियम भी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 15 वर्ष से ज्यादा पुराने व्हीकल जो होते हैं वो प्रदूषित, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन पर रोक लगाएंगे तो फिर भी सही समझ में आता है। तो पहला गलत और दूसरा सही। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है सेशंस में, एलआर को सीखने में फायदा मिल रहा है। अभी एलआर का हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को लेकर नेक्स्ट सेशन, फिर कार्रवाई को लेकर बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट। ये एलआर से आपके जो 3-4 प्रश्न आते हैं, इसमें ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, इनको बहुत अच्छे से कीजिए, आपको मजा आएगा, है ना। और देखो इनको आप कितनी बार भी देख सकते हो। डेली 9 बजे मैथ्स, डेली 10 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड सेशंस हैं जिनको आप कितनी बार भी देख सकते हो। बहुत अच्छे से तैयारी करो इस भावना के साथ कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। दिमाग में नेगेटिविटी आने ही मत दो, है ना। और मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ हर पल रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।